जानकी सुबह सुबह घर की सफाई में लगी हुई थी और ये देखकर उसकी पड़ोसन कमला खुद से कहती है, क्या बात है, आज जानकी को सुबह से देख रही हूँ। घर की साफ सफाई तो ऐसे कर रही है जैसे कोई मेहमान आने वाला है, लेकिन इसका बेटा तो जापान रहता है और अगर वो आता भी तो मुझे जानकी बताती जरूर। कोई तो बात है, वरना ये जानकी तो सुबह 10 बजे से पहले उठती ही नहीं है और ना ही घर का गेट खोलती है। वो सुबह से काम कैसे कर रही है? जरूर दाल में कुछ काला है, जरा देख कर आऊं क्या है। इतना बोलकर कमला जानकी के घर जाती है और वो देखती है कि जानकी का घर एकदम चकाचक हो रहा है। ये देख कमला जानकी से कहती है, अरे वाह, क्या बात है, आज तो ऐसा लग रहा है कि तेरे घर में जैसे दिवाली आ गई हो। मुझे पता था, मुझे काम करता हुआ देख तेरे पेट में गुड़गुड़ जरूर होगी। और देख, अभी तो तेरे पेट में इतना दर्द है कि तू मेरे घर ही पहुंच गई। हाँ, यही समझ ले। अभी बता भी, किस खुशी में घर को स्वर्ग बना रही है? कोई आने वाला है क्या? मेरा बेटा आ रहा है जापान से, मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा, कपिल आ रहा है। अब तू तो कपिल के आते ही उसके लिए लड़की ढूंढ के शादी करवा दियो, वरना फिर से ना जाने वो कितने दिनों बाद आएगा। और तब तक तू अपने बुढ़ापे को कोसते हुए घर का सारा काम करते रही हो और अपने बुढ़े को गालियां दे देकर खाना बनवाई हो। अरे अभी भी तो 4 गालियां सुनकर रोटियां खा रहा हूँ। अरे इज्जत तो है ही नहीं इस घर में मेरी। हाँ, जैसे तुमने तो इज्जत पाने वाले खूब काम किए हैं, उस लपिका के साथ जो तुम्हारा इस उम्र में चल रहा है, क्या तुम चाहते हो वो मोहल्ले वालों को पता चले? अरे कौन लपिका? कहीं तेरे बूढ़े को इस उम्र में प्यार तो नहीं हो गया? अरे जानकी, तुम भी ना बहुत मजाकिया हो। अरे ये मजाक करने का समय थोड़ी है। अरे मेरी शक्ल देख के लगता है क्या इस उम्र में कोई भाव देगा मुझे? ये तो ठीक ही कहा भाई साहब आपने। अब आपको जवानी में तो किसी ने भाव दिया ही नहीं होगा, अब क्या ही देगा। भाई साहब तो अनजान औरतें बोल के जाती है, कम से कम तुम तो रमेश बोला करो। क्यों नहीं, अनजान औरतें तो बूढ़ा बोल देती हैं। या इन्हें औरों के मुंह से अपना नाम सुनना है? क्यों सुनाने वाले काम करते हो? जाओ जाकर राशन लेकर आओ। जो कहा है, कपिल किसी भी वक्त बस आने ही वाला होगा। रमेश के जाने के बाद ही कपिल का आना होता है, लेकिन जानकी और कमला देखती है कि कपिल के साथ एक लड़की भी है जिसने घूंघट किया है और साड़ी पहनी हुई है। माँ, कैसी हैं आप? और कमला काकी, आपके तो बाल पकते जा रहे हैं। और माँ, पापा कहाँ हैं? अरे बेटा, इस उम्र में भी मेरे बाल से लोग मेरे उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे अभी मैंने बालों को कलर किया है। मोहल्ले के सारे जवान लड़के मुझ पे लट्टू हैं। बस भी कर, इतनी तारीफ भी खुद की मत कर कि धरती माता खुद को शर्मिंदा महसूस करे कि ना जाने धरती पर कैसे कैसे लोग बोझ बने हुए हैं। अरे ये सब छोड़, ये कौन है? कपिल बेटा, ये है कौन? कहीं ऐसा तो नहीं कि जानकी के लिए तू जापान से बहू ले आया हो? माँ, ये आपकी बहू है, मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन हमने शादी कर ली क्योंकि ये मेरे बिना नहीं रह सकती थी और मैं इसके बिना, तो मैंने सोचा शादी कर लेता हूँ और साथ लेके चलता हूँ। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुझे मुझसे बात तो करनी चाहिए थी ना। बहुत सुंदर तो है ना। माँ, खुद ही घूंघट उठाओ और देख लो ना, आपकी बहू है, आपका हक बनता है। क्या बात है जानकी, तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी बहू जापान से आई है। अब जैसे ही कमला जानकी की बहू का घूंघट उठाती है, वैसे ही जानकी अपनी बहू को देख हैरान रह जाती है। जानकी की बहू कहीं से जापान की तो नहीं लग रही थी, लेकिन उसके मुंह में पान भरा हुआ देखकर जानकी का सर घूम जाता है। ये जापानी तो नहीं लग रही, और इसने पान क्यों भर रखा है मुंह में? चंदू, चलो पान थूको और माँ और कमला आंटी को नमस्ते बोलो। चंदा का इतना सुनने भर के दे रही थी। चंदा पास में रखी हुई कटोरी उठाती है और उसमें थूक देती है। आय हाय, ये क्या था? तेरी बहू ने पान खाकर थूका भी तो कहाँ? कपिल, ये तू किसे घर की बहू बना लाया? ये क्या तरीका है? ये जापान की हो या मद्रास की? मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए। इसने तो आते ही 2 मिनट में ही सर दर्द कर दिया, तो भला इसे मैं आगे कैसे झेलूंगी? नहीं नहीं। माँ, अब आप ही बताओ, ये पान कहाँ थूकती? फर्श पे थूकती क्या? नहीं ना, आपको कितना गंदा लगता, इसलिए इसने ना एक कटोरी में थूका है। वाह बेटा, शाबाश। क्या कह रहा है तू? लगता है जापान वालों के साथ रहते रहते तेरा दिमाग भी खराब हो गया है। मैं तो तेरी जापानी बहू को देखकर हैरान हूँ। क्या मुंह दिखाई हुई है तेरी बहू की, एकदम गजब। चंदा ये सब बातें सुन रही होती है कि उसके लिए कैसे कैसे बोला जा रहा है। तभी चंदा अपनी सास को बड़े ही प्यार से कहती है, अरे सासू माँ, काहे गुस्सिया रही है? अरे हमें कहिए का दिक्कत परेशानी है, अभी हम यहाँ पूरा आरा छपरा और पटना खड़ा कर देंगे। अरे जानकी, जितना गंदा इसने पान थूका है ना, उतना गंदा तो ये अपनी बोली से फैला रही है। अरे काकी पड़ोसन हो, एकदम में पटाखा लग रही हो।
हमरे गांव में होती तो एक दो बुढ़ा तो तुम सेट करके ही रखती। एनी टाइम तुम्हारा भी मन लगा रहता, वो बुढ़ा लोगों का भी। राम राम जानकी, सुन रही है ना तेरी बहू क्या नाप शनाप बक रही है। जानकी तब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि कपिल तो चंदा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर चुका था। अब जानकी को अपनी बहू को जैसी भी थी झेलना ही था। लेकिन जानकी को एक पल को जापानी बहू तो स्वीकार होती है, लेकिन वो जापान से आई बिहारी बहू को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके बोलने, चलने, बैठने, खाने का ढंग काफी अलग था। और एक रोज सुबह सुबह सब हॉल में बैठे होते हैं, तभी चंदा हॉल में आकर अपने ससुर रमेश से चाय पूछती है। ससुर जी, आपके लिए चाय बनाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुझे चाय बनाने की जरूरत नहीं है। जब से तू आई है इस बुढ़े के भी पर लग गए हैं। जब देखो तब इसके हाथ में चाय का ग्लास होता है। अरे का हो गया सासू माँ, कछु नहीं होता इतना चाय पीने से। कपिल, तू आज मुझे बता ही दे, तेरी बीवी चाहती क्या है? अरे उसे कह दे कि आराम से रह ले, क्यों मेरा खून जलाती रहती है? माँ जी ऐसा है तो हम कह दे रहे हैं। अब आपसे गुस्सा गए ना तो घर के एक को काम नहीं होगा। अरे मेरी माँ, मैं तो चाहती हूँ कि तू मुझसे हमेशा के लिए नाराज हो जाए, जो मुझे तेरी ये देहाती भाषा सुनने को ना मिले। ऐसा लग रहा है जैसे कि बस कान से खून आ जाएगा। माँ जी हम तो ऐसे ही बोलते हैं। वो कहा है ना, हम बिहार से हैं, और अगर जापान से होते तो अभी आपको हमारी बात समझे नहीं आती। मेरी फूटी किस्मत, जो मैंने इस नालायक को जापान भेजा और ये भी एक ढंग की बहू ना ला सका। अरे जानकी, तुम भी ना क्यों बहू के पीछे पड़ी रहती हो? अपना काम करो ना। और बहू, तू क्यों इसकी बातों पे ध्यान दे रही है? मत सुना कर इसकी बात, बहुत बुरा बोलती है। पूरे 30 साल से सुन रहा हूँ उसकी बातें। इसका तो मुंह बंद होने का नाम ही नहीं लेता। बहुत झेला है मैंने इसे। मैं तो कहता हूँ तू भी झेल। अरे देखो जरा इस धोखेबाज बुड्ढे को, 30 साल तो ऐसे बोल रहा है जैसे इन 30 सालों में इसने मुझे खूब प्यार इज्जत दी है। इस बुड्ढे ने तो 30 सालों में 30 दिन भी मुझसे प्यार से बात नहीं की होगी। बस ये तो अपनी लपिका का दीवाना हो रहा है। अरे तुम ले देकर हमेशा लपिका पे क्यों आ जाती हो? उसको क्यों लाती हो बीच में? ससुर जी भी तेज फिल्म है। ससुर जी इस उम्र में ये सब। चल बहू, तू अब किचन का काम निपटा, तब तक मैं इस बुड्ढे को निपटाती हूँ। लपिका से याद आया, उस चुड़ैल का रात में भी फोन आ रहा था। क्या बात है ससुर जी, ये उम्र में भी छाए हुए हैं। जानकी तो अपने बूढ़े से काफी परेशान थी, लेकिन जानकी के घर में एक और नमूनी बहू आ गई, जिसने जानकी के घर की रही सही कसर भी पूरी कर दी थी। और जानकी भी धीरे धीरे सही जापान से आई बिहारी बहू को अपना लेती है, क्योंकि उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। उमेश बहुत ही सीधा लड़का था, जो कि अपनी माँ सुजाता और पत्नी नेहा के साथ रहता था। उमेश जितना सीधा था, उसकी पत्नी उतनी ही चतुर और चालाक थी। एक दिन वो अपने पति से बोलती है, इतना बन ठन कर कहाँ जा रहे हो आप? जरा सुनिए। बोलिए जी, क्या कहना है आपको? आप मुझे आप बोल रहे हो? इतनी इज्जत, क्या बात है? क्यों, इज्जत तुम्हें हजम नहीं होती क्या? अब आपने सही बोला, आपके मुंह से आप अच्छा नहीं लगता है। मेरे पास टाइम नहीं है, जो बोलना है जल्दी बोलो। मुझे थोड़े पैसे चाहिए। बहुत दिनों से घर में बैठी हूँ ना, कहीं बाहर घूमने का मन कर रहा है मेरा। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, पिछले हफ्ते ही तो घूमने गई थी तुम। अरे पूरे 6 दिन हो गए मुझे घर में पड़े, मुझे बाहर जाना है। मुझे 6 साल हो गए हैं, घर से ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से घर आता हूँ। ना तो मैं बोर होता हूँ और ना ही मेरा बाहर जाने का मन करता है। आपका नहीं करता होगा, लेकिन मेरा तो करता है। मुझे पैसे दीजिए, मैं जाऊंगी। देखो, मैं तुम्हें पैसे दे तो दूंगा, लेकिन शर्त है मेरी। बोलिए, क्या शर्त है आपकी? अब यही समय आ गया है कि आपसे पैसे लेने के लिए मुझे आपकी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। तुम्हें बाहर जाना है और माँ को भी डॉक्टर के पास जाना है, तो एक काम करो, तुम माँ को साथ लेके चली जाओ। उन्हें अस्पताल ले जाके छोड़ देना, और हाँ, जब उनका चेकअप हो जाए ना तो उन्हें वापस भी लेती आना, और तब तक तुम घूम भी लेना। आप ये क्या बोल रहे हो? मेरा घूमने का कोई समय नहीं है, पता नहीं कितना टाइम लग जाए। माँ जी को लेकर जाऊंगी ना तो मुझे टेंशन लगी रहेगी। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें पैसे ही नहीं दूंगा। ठीक है, मत दीजिए। मैं जा रही हूँ अपनी माँ को फोन करने, तब आपको पता चलेगा। मैं उन्हें बोल दूंगी कि आप मुझे बहुत परेशान करते हो, मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं करते हो। अच्छा, करो करो, मैं भी बैठा हूँ यहाँ पे। और हाँ, स्पीकर पे रखना, मैं भी तो सुनो सासू माँ क्या बोलती है। जी बिल्कुल, आप देखो आज आपको कितना सुनना पड़ेगा। फिर मुझे मत कहना कि मैंने आपको नहीं बचाया या आपकी इज्जत नहीं रखी आपके ससुराल में। लगता है भूल जाती है कि इसके ससुराल वाले
मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। बेशक वो इसके मायके वाले क्यों ना हो, लेकिन दामाद तो मैं ही हूँ। ओके ओके, नहीं बोलूंगा, करो। उमेश की बात सुनकर नेहा जोश में आकर अपनी माँ कविता को फोन मिला देती है। गुड मॉर्निंग माँ, कैसी हो आप? मुझे आपकी ना बहुत याद आ रही थी माँ। मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? याद तो मैं तुझे ही कर रही थी। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपसे ना एक बात कहनी है। तू अपनी बात बाद में कह लेना, मुझे पहले ये बता, तू सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती है कि नहीं? अपनी सास और पति का ध्यान रखती है कि नहीं? माँ, आप मेरी माँ हो या उनकी? जब देखो हमेशा उन्हीं के बारे में पूछती रहती हो। आज तो तूने बोल दिया, लेकिन आज के बाद दोबारा मत बोलना। बेशक तू मेरी बेटी है, लेकिन मेरा दामाद भी मेरे बेटे से कम नहीं है। मैं तुझसे ज्यादा उससे प्यार करती हूँ। एक काम करो, तो फिर आप उसी से बात करो। मुझसे बात करने की क्या ही जरूरत है आपको? तुझे बात नहीं करनी है तो मैं भी तुझसे बात करने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ। बस इतना बोल रही हूँ कि अपने ससुराल वालों का अच्छे से ध्यान रखा कर, वरना अगर मुझे वहाँ से तेरी एक भी शिकायत मिली ना तो मैं तेरा गला दबा दूंगी और भूल जाऊंगी कि तू मेरी बेटी है और तेरी शादी हो गई है। अपनी माँ की बात सुनकर नेहा गुस्से में फोन रखकर अपने कमरे से बाहर चली जाती है और अपनी सास के हाथों से झाड़ू लेकर खुद लगाने लगती है। तभी सुजाता उससे बोलती है। क्या हुआ बहू, आज तू झाड़ू लगाने आई है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? जी माँ जी, मैं ठीक हूँ। आप जाकर बैठिए, मैं लगा देती हूँ। रहने दे बहू, तुझसे नहीं होगा, मैं कर देती हूँ। तू समय से नीचे आ गई कमरे से, वही बड़ी बात है। नहीं माँ, झाड़ू मैं ही लगाऊंगी, आप बैठिए। मुझे बिना बात के कलेश नहीं चाहिए घर में। मैं कुछ समझी नहीं बहू, तू कहना क्या चाहती है? माँ माँ आप चिंता मत करो, आज सारा काम यही करेगी। ऐसा क्या हो गया जो बहू सारा काम करने के लिए तैयार हो गई? माँ, मैडम जी ने मेरी शिकायत करने के लिए मेरे ससुराल वालों को फोन लगाया था। ये कुछ बोलती उससे पहले इसकी मम्मी ने इसे ही सुना दिया। ये काम नहीं करती, इस शक पे से इतना सुनाया है। सोचो, अगर मैंने सच में इसकी मम्मी को बता दिया कि उनकी लड़की 10 बजे उठती है और खुद एक गिलास पानी तक नहीं लेती, काम तो करना दूर की बात है, तो इसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो मेरी माँ है, मुझसे बहुत प्यार करती है। लगता है तुमने लास्ट वाली लाइन ध्यान से सुनी नहीं थी। अरे उन्होंने कहा था कि मैं अपने दामाद से अपने बेटे की तरफ प्यार करती हूँ। अगर भरोसा ना हो तो मैं दोबारा उन्हें फोन करके सच बता दूं? नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप जैसा बोलोगे ना मैं वैसा ही करूँगी। ओके ओके, पहले घर का सारा काम खत्म करो, उसके बाद माँ को ना अस्पताल लेके जाओ। ठीक है, मैं सब कर लूंगी, बस माँ को कुछ मत बोलना, वरना वो मेरा भरता बना देंगी। माँ जी आप जाके तैयार हो जाइए, मैं काम खत्म करके आती हूँ। नेहा इतना कहकर अपने कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद वो अपनी सास को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। तभी सुजाता उससे बोलती है। बहू, मेरा नंबर आने में टाइम है, तब तक तू जाके मार्केट में शॉपिंग कर ले। मुझे उमेश ने पैसे दिए थे तुझे देने के लिए, तू सुबह से मांग रही थी ना। जाने दीजिए माँ जी, मुझे कुछ नहीं लेना है, मैं ठीक हूँ। बहू, तू उमेश की बातों को दिल से मत लगा, मैं हूँ ना तेरे साथ। वो भी सिर्फ तुझे चिढ़ा रहा था, वो तेरी माँ को कुछ नहीं बोलेगा। माना तू थोड़ी बिगड़ी हुई है, लेकिन समय के साथ सुधर जाएगी, मुझे विश्वास है। माँ जी, आप मेरी तारीफ कर रही हैं या बुराई? बहू, ना मैं तेरी तारीफ कर रही हूँ और ना ही बुराई कर रही हूँ। मैं तो बस तुझे तेरी आदत के बारे में बता रही हूँ, और किसी को कुछ बोलने का फायदा भी क्या है। तू अच्छी है या बुरी है, रहना तो तुझे हमारे साथ ही है। आप सच बोल रही हो ना माँ जी? आप लोग मेरी माँ को कुछ नहीं बोलोगे ना? नहीं बहू, हम तेरी माँ को कुछ नहीं बोलेंगे। अगर तेरी माँ अपने दामाद को प्यार करती है तो मैं भी अपनी बहू को प्यार करती हूँ। ठीक है माँ जी, फिर पैसे दीजिए, मैं मार्केट होकर आती हूँ। सुजाता नेहा को पैसे दे देती है। नेहा भी पैसे पाकर बहुत खुश हो जाती है और मार्केट के लिए चली जाती है। वह शॉप पर अच्छी अच्छी चीजें देख ही रही होती है। तभी एक अनिकेत नाम का लड़का पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है, जो कि और कोई नहीं उसका बॉयफ्रेंड होता है। तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हें कितना याद किया? तुम्हें खोने के बाद मुझे समझ में आया कि मैंने क्या खोया। देखो, अब मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं किसी और की पत्नी हूँ, इसलिए मुझसे तो तुम दूर ही रहो। नेहा, तुम मुझे ऐसे कैसे भूल सकती हो? पहले तो तुम मुझ पर जान दिया करती थी,
आज ऐसे बोल रही हो जैसे कि जानती नहीं हो। हाँ, नहीं जानती हूँ। मैं ऐसे इंसान को जानकर करूंगी भी क्या जिसे रिश्ते निभाना आता ही नहीं है, जो एक नंबर का डरपोक इंसान है। मैं डरपोक नहीं हूँ, बस उस टाइम तुमने शादी के लिए अचानक बोला तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब तुम्हारी शादी हो गई तब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। अब तो बहुत देर हो चुकी है, तुम मुझे भूल जाओ, वही अच्छी बात है। वरना अगर मेरी माँ को पता चला ना तो वो मुझे जान से मार देंगी। मैं अपने ससुराल में ना बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारे बिना आज भी नहीं रह सकता, मुझे पता है तुम मुझे आज भी नहीं भूली हो। अनिकेत को नेहा का हाथ पकड़े उसकी माँ कविता देख लेती है, जो कि उसे मार्केट में शॉपिंग करने आई होती है जहाँ नेहा आई थी। दोनों को एक साथ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उनके पास जाती है और अनिकेत को थप्पड़ मारकर नेहा का हाथ छुड़वाकर अपने साथ घर ले आती है और अपने दामाद को फोन करके अपने घर बुलाती है। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा काम कभी नहीं करेगी जिससे हमारे परिवार की बदनामी हो। माँ, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन मेरे ससुराल वालों को तो है। मैंने सच में कुछ नहीं किया, वो खुद मेरे पीछे आया था। मैं तो उसे वहाँ से जाने के लिए बोल रही थी। बेटा, मुझे इसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं है। तुम बताओ मुझे, क्या तुमने कभी इसे किसी लड़के से बात करते हुए देखा है? अगर मैंने तुम्हारी माँ को झूठ में भी हाँ बोल दिया तो वो तुम्हारा क्या करेंगी? सोचो सोचो। अभी माँ बहुत गुस्से में है, मजाक मत करो प्लीज। बोलो बेटा, चुप क्यों हो? नहीं मम्मी जी, मैंने कभी नेहा को किसी से बात करते हुए नहीं देखा। उमेश की बात सुनकर कविता का गुस्सा शांत हो जाता है और उस दिन के बाद से नेहा अपने पति की कही हुई सारी बातें मानना शुरू कर देती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि हमेशा उसके घर में उससे ज्यादा उसके पति की ही चलने वाली है। सरला की बहू खुशी को घर के खाने से ज्यादा बाहर का खाना अच्छा लगता था, जिससे सरला भी तंग आ चुकी थी। एक रोज देर शाम सरला अपनी बहू से कहती है, बहू, आज खाने में साग रोटी बना लियो। बहुत दिनों से घर में कुछ अच्छा नहीं बना है। अरे माँ जी भी ना हरी साग सब्जियाँ भी ऐसे खिलाती हैं जैसे हम कोई भेड़ बकरी है। अब भला माँ जी को कौन ही समझाए कि इन साग सब्जी से ऊपर भी एक दुनिया है। क्या हुआ बहू, यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रही है? जा भी अब खाने की तैयारी कर ले। अपनी सास के कहने पर खुशी किचन में खाना बनाने जाती है। ना जाने इनका साग और हरी सब्जी के नाम पर मुंह क्यों बन जाता है। ये नहीं खाएगा तो शरीर में ताकत कहाँ से आएगी। लेकिन इन्हें तो समझाना बस के बाहर है। अब क्या खाऊंगी मैं? सुबह भी माँ जी ने टिंडे बना दिए थे, भला ये भी कोई खाने की चीजें हैं? और अब शाम में साग उबाल रही हैं। ये सोचते हुए खुशी अपने पति सूरज को फोन लगाती है। सुनिए जी, आते वक्त मेरे लिए पिज्जा लेते आइएगा। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। सुबह तो आप भी जानते हैं ना, माँ जी ने टिंडे की सब्जी बनाई थी और अब माँ जी के कहने पर साग बना रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं आते वक्त तुम्हारे लिए पिज्जा लेता आऊंगा, और कुछ खाना है तो बता दो। नहीं जी, बस पिज्जा ही काफी है। कल का भी नहीं पता है माँ जी क्या बनाने लगे। माँ जी के उम्र के हिसाब से तो यही हरी साग सब्जियाँ ठीक है, लेकिन अब माँ जी को कौन समझाए कि अभी हमारी उम्र ही क्या है। अब देर रात जब सरला खाना निकालने के लिए जाती है तो वो देखती है खाना जितना बना है उतना ही है। अब तक किसी ने साग को हाथ भी नहीं लगाया है। अब सरला अपनी बहू को आवाज लगाकर उसको बुलाती है। बहू, तूने खा लिया? और सूरज ने भी खा लिया होगा। हाँ खा लिया माँ जी। और आपने खाया खाना क्या? बहू, तो अब तू झूठ भी बोलने लग गई। मुझे सच सच बता, तूने खाने में क्या खाया है? वो माँ जी, मैंने खाया नहीं है। आप तो जानती है ना कि मुझे साग सब्जी और हरी सब्जियों से कितनी नफरत है। बहू, मैं तेरी थोड़ी ही दुश्मन हूँ। अगर तू ये खाना नहीं खाएगी तो तेरे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? तू बता, आज तक कोई डॉक्टर बीमार होने पर ये कहता है कि आपको चाउमीन, मोमोज या रोल खाना है? माँ जी, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मुझसे ना किसी भी हालत में ये टिंडे, बैगन, साग ये सब्जी नहीं खाई जाती। लेकिन बहू, तो समझने की कोशिश भी तो कर। मैं तुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? माँ जी, और आप भी तो समझने की कोशिश कीजिए ना कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। सरला अपनी बहू को समझा समझा कर थक चुकी थी, लेकिन उसकी बहू है जो कि सरला की बात को मानने को तैयार ही नहीं थी। अब अगली सुबह सरला जब किचन में जाती है तो देखती है पिज्जा के खाली डिब्बे पड़े हुए हैं। अच्छा, तो इसने रात में भी पिज्जा खाया है।
तो भला इसे भूख कहाँ से लगेगी अब। माँ जी, आज के खाने में क्या बनाऊं? आज के खाने में तो बहू फ्रिज में जो पनीर है ना वही बना ले। सच में माँ जी, आज पनीर बनेगा? माँ जी वैसे आज कुछ है तो नहीं, कहीं आपका जन्मदिन तो नहीं है ना? अरे नहीं बहू, बस आज मेरा ही मन कर रहा था पनीर की सब्जी खाने का। अच्छा माँ जी, आपका मन होता है वही तो बनता आया है आज तक घर में। सरला अब जैसे ही किचन से निकलती है वैसे ही उसके घर विमला आ जाती है। अरे विमला, क्या बात है, बड़े ही दिनों बाद दिखी है, लगता है घर का रास्ता भूल गई है। अरे नहीं, तुझे तो पता है ना, 2 दिन से मैं यहाँ थी नहीं और मेरी बहू की तबीयत खराब थी तो मैं उसके साथ हॉस्पिटल में थी। अरे मुझे तो इस बारे में कुछ मालूम भी नहीं है, क्या हुआ तेरी बहू को वैसे? क्या बताऊँ सरला, पूरे दिन तो सिर्फ उसे बाहर का पिज्जा, बर्गर, मोमोज खाना है। अब भला उसे कौन समझाए कि ये सेहत के लिए कितना नुकसानदेह होता है। लो, बीमार पड़ गई, डॉक्टर ने भी खून की कमी निकाल दी। विमला, मेरे घर का हाल भी कुछ ऐसा ही है, मुझे तो किसी से कहते हुए भी नहीं बनता। अब बहू को समझाते हूँ तो उसे तो बात बुरी ही लग जाती है। अरे तेरी बहू का तो रोज का हो गया है, बाहर से ही ऑर्डर करती रहती है। उसे तो पिज्जा बहुत पसंद है, अब जब वो पिज्जा ही खाती है तो उसे वही खिला दे। अरे विमला, ये तू कैसी बात कर रही है? भला तू तो अपनी बहू को देख ही रही है ना। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि तू अपनी बहू को पिज्जा खिला, लेकिन खुद बनाकर, जिसमें तू अपनी मर्जी की सब्जियां डाल सके। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे भी मेरी बहू को पिज्जा बहुत पसंद है, इसी बहाने उसे हरी साग सब्जी तो खिला पाऊंगी मैं। अब सरला देर शाम अपनी बहू को कहती है, आज बहू खाना मैं बनाऊंगी तो तू आराम कर, जब खाना बन जाएगा तो मैं तुझे बता दूंगी। आज तो माँ जी ने खाना बनाया ना तो पक्का मुझे ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी। माँ जी के हाथों का खाने वाला तो बस 10 दिनों में ही निपट जाए। ना तो तेल, ना मिर्च, ना मसाला, बस उबाल कर खाना बना देती हैं। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जाकर और कोई दूसरा काम देख ले। खुशी तो अपनी सास की बात मना करके अपने दूसरे कामों में लग जाती है। इधर सरला ढेर सारी सब्जियां काटती है और पिज्जा बनाने की तैयारियों में लग जाती है। माँ जी क्या बना रहे हो आप वैसे? मैंने सोचा पूछ लूँ माँ जी से आज खाने में क्या बनाया माँ जी ने। सब्र कर, खाने का समय होगा तो तुझे पता चल जाएगा कि खाने में क्या बना है। ना जाने माँ जी क्या बना रही है, बस एक खुशबू ही अच्छी आ रही है। खाना तो फिर भी वही उबला होगा ना, और बिना नमक का ही बना होगा। अब खुशी भी खाना बनाने का इंतजार करने लगती है। इधर सूरज भी ऑफिस से घर आ जाता है और आते ही खुशी से कहता है, खुशी, आज खाने में क्या बना है? मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। आज तो खाना माँ जी बना रही हैं, मुझे नहीं पता उन्होंने खाने में क्या बनाया है। तो फिर तो पक्का आज माँ ने कुछ ऐसा बनाया होगा जिसे खाकर मैं 4 दिनों तक खाना ही नहीं खाऊंगा। अब जब सरला पिज्जा बनाने के बाद अपने बेटे और बहू को आवाज लगाती है तो सूरज अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे भूख नहीं है, मुझे पता है, वैसे भी आपने बैगन या कद्दू ही बनाया होगा। अरे आकर देख तो तेरी माँ ने तेरे लिए क्या बनाया है, और बहू का ये तो फेवरेट है। अरे ऐसा क्या बना लिया माँ जी ने जो मेरा इतना फेवरेट है? अब जब हॉल में खाने के टेबल पर खुशी और सूरज आते हैं तो वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि सरला ने पिज्जा बनाया है। माँ जी ये आपने बनाया है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये आपने बनाया है। अरे अब देख क्या रहे हो, खाकर भी तो बताओ कि आखिर पिज्जा कैसा बना है। सरला पिज्जा तो अच्छा बनाती है, लेकिन पिज्जा में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हरी सब्जियां डालती है, खास करके बैंगन। अरे माँ, पिज्जा तो बहुत ही टेस्टी बना है, क्या बात है माँ, आज तो मजा ही आ गया पिज्जा खाकर। माँ जी इतना टेस्ट है ना इस पिज्जे में, क्या बताऊँ, मुझे तो खाकर ही मजा आ गया। सरला पिज्जे में तो ढेर सारी हरी सब्जियां डाल देती है, जिसे बड़े ही चाव से सूरज और खुशी खा भी लेते हैं। अभी यही मैंने ने कहा होता ना कि मैं बैंगन बनाने जा रही हूँ तो ये मेरी जान खा जाते, लेकिन पिज्जा के नाम पर कैसे खाए जा रहे हैं। एक बार अपनी माँ के बारे में भी नहीं पूछा जा रहा इनसे। अब सरला भी हर 2 दिन पर सब्जियों से भरा पिज्जा बनाकर अपने बच्चों को देने लगती है, खास करके अपनी बहू को। अब अगले ही रोज विमला सरला के घर आती है। अरे विमला, आ बैठ, अभी पिज्जा बना रही हूँ, खा कर जाना। अरे क्या बात है सरला, आज तूने कैसे पिज्जा बना लिया? तू तो अपनी बहू को पिज्जा खिलाने के खिलाफ थी।
अभी तू पिज्जा खाते ही सब समझ जाएगी। तू रुक, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे वाह सरला, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है तेरे पिज्जे में से। हाँ वो तो है विमला, अब खाकर बता कि कैसा बना है। विमला जैसे ही पिज्जा खाती है वैसे ही उसे तो सरला के हाथों का बना हुआ पिज्जा खाकर ही मजा आ जाता है। अरे सरला, क्या पिज्जा बनाया है, खाकर तो मजा ही आ गया। वैसे क्या सब डाला है तूने इसमें, जरा मुझे भी तो बता। देख, इसमें सबसे ज्यादा तो मैंने हरी सब्जी डाली है, लेकिन ये सबसे स्पेशल बैंगन का पिज्जा है। अरे सरला, बैगन की सब्जी को खाकर जितना बुरा लगता है उतना ही ये पिज्जा खाने में मजा आ गया। नरेश एक गरीब परिवार से था और उसके घर में उसकी पत्नी सरला और बेटी नंदू थी। नरेश गरीब होने की वजह से कभी पढ़ाई लिखाई नहीं कर सका, पर नरेश हमेशा से ही खाना बनाने में काफी अच्छा था और इसलिए नरेश एक होटल में काम किया करता था खाना बनाने का। पर किसी कारण से वो होटल बंद हो गया और अब नरेश बेरोजगार था, जिसके बाद उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। एक दिन नरेश इंडिया गेट के सामने जा रहा था कि तभी वहाँ पर एक साइकिल पर गोलगप्पे बेचते हुए आदमी को वो देखता है और सोचता है, ये लोग यहाँ पर साइकिल से कितना सामान बेच लेते होंगे और इन्हें मिलता ही क्या होगा। क्यों ना एक बार उस गोलगप्पे वाले से पूछूं। नरेश अब उस गोलगप्पे वाले के पास जाकर उसे कहता है, भैया एक प्लेट गोलगप्पे देना। कितने का है वैसे एक प्लेट गोलगप्पे? 20 के 6 गोलगप्पे। रहने दो भैया, तुम तो बड़ा ही महंगा दे रहे हो। अरे भाई, ये इंडिया गेट है और बाजार नहीं जो सस्ता मिले। यहाँ जो भी यहाँ घूमने आता है वो घर का खाना नहीं लाता और यहाँ घर जैसा खाना मिलता भी नहीं है। इसी लोग हमारे यहाँ के गोलगप्पे खाकर पेट भर लेते हैं, तो हम महंगा नहीं देंगे क्या? उस गोलगप्पे वाले की बात सुनकर नरेश सोच में पड़ जाता है कि ये लोग उन सभी को महंगा सामान देते हैं जो लोग घर से खाना नहीं लाते। और तो और अगर ये सब होटल या किसी ढाबे में जाएंगे तो भी उन्हें महंगा खाना ही मिलेगा। तो क्यों ना यहाँ पर अपना एक खाना बेचने का काम शुरू कर दूं। इससे मुझे कहीं काम नहीं देखना पड़ेगा और तो और सभी को घर जैसा खाना भी मिलेगा। चलो पहले घर जाकर सरला को इस बात के बारे में बताता हूँ। इतना कहकर नरेश वहाँ से घर की ओर चल देता है और घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी और बेटी को इस बात की जानकारी देता है और उसकी पत्नी और बेटी को नरेश का ये आइडिया ठीक लगता है। अब ये तो पता चल गया था कि करना क्या है, पर करे कैसे ये मालूम नहीं था। और उसके बाद नरेश कहता है, गाड़ी हम ले नहीं सकते और दुकान वहाँ लगा नहीं सकते, तो अब मैं खाना बेचूंगा कैसे? पापा, वो जो आपकी पुरानी साइकिल है ना, उसे ठीक करवा लो और फिर उसी से आप खाना बेचने चले जाना। हाँ जी, नंदू ठीक कह रही है। वैसे मैंने भी पहले यही सोचा था, पर एक साइकिल वाले गरीब से कोई खाना खरीदेगा? पापा, एक आइडिया आया है। क्या? अगर लोगों को ये बताना है कि आपका खाना बहुत ही टेस्टी है, तो हम कुछ ऐसा करेंगे। इतना कहकर नंदू अपने माँ बाप के कान में कुछ फुसफुसाने लगती है और फिर नरेश कहता है, नहीं, मुझे ये सब गलत लग रहा है। अगर किसी ने देख लिया तो काम शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा। अजी आप चिंता मत करो, कोई भी पहचान नहीं पाएगा। ठीक है, करके देख ही लेते हैं। अब नरेश और उसकी पत्नी साथ ही बेटी तीनों मिलकर अगले दिन सुबह सुबह छोले चावल, दाल चावल, राजमा चावल बनाते हैं और एक बड़े से बॉक्स में अलग अलग पतीलों में रख देते हैं। जिसके बाद नरेश अपनी साइकिल पर खाना लेकर इंडिया गेट के लिए रवाना होता है। वहाँ पहुंचकर नरेश एक पेड़ के नीचे अपनी साइकिल वाले खाने को लेकर जाता है और आवाज लगाता है, गर्मा गर्म घर जैसा खाना खाओ और सेहत बनाओ। दाल चावल, छोले चावल, राजमा चावल, जो मर्जी खाओ, सिर्फ 20 रुपया प्लेट। काफी देर आवाज देने के बाद भी जब कोई नरेश से खाना नहीं लेता और सभी अपने गोलगप्पे और जंक फूड में बिजी थे, तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत और एक छोटी बच्ची आती है। वो औरत और बच्ची नरेश की बीवी और बेटी ही थी। अब नरेश की बीवी बूढ़ी औरत बनकर नरेश से कहती है, साइकिल पर खाना बेचने वाले, जरा एक प्लेट दाल चावल देना और हमारी पोती को राजमा चावल। बड़ी भूख लगी है, लेकिन यहाँ तो खाने को कुछ मिलता ही नहीं है। जी माता जी, देता हूँ बस। अब नरेश नंदू और सरला को दाल चावल और राजमा चावल दे देता है और दोनों माँ बेटी वो खाकर अपना ड्रामा शुरू करती हैं, जैसा कि उन्होंने प्लान बनाया था। दादी दादी, ये खाना तो बड़ा ही टेस्टी है, मैंने तो आज तक ऐसा खाना खाया ही नहीं। हाँ मेरी बेटी, खाना तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो अब एक प्लेट पैक भी करवा कर ले जाऊंगी घर। दोनों माँ बेटी भर भर कर खाने की तारीफ करते हैं और उन्हें देखकर वहाँ मौजूद सब लोग उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं और नंदू को इतना चटकारे लगाकर खाना खाते देखकर
बच्चे भी वहाँ खाना खाने की जिद करने लगते हैं और फिर उन लोगों को भी वहीं से खाना लेना पड़ा। जिसके बाद जब वो लोग नरेश का खाना खाते हैं तो उसकी खूब तारीफ करते हैं और अब जो नरेश और उसके परिवार ने सोचा था वो पूरा हो गया। सभी लोगों को खाना बहुत पसंद आया और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में सारा खाना खत्म हो गया। ये देखकर नरेश बहुत खुश होता है। नरेश, सरला और नंदू घर आते हैं और आज की कितनी कमाई हुई वो देखते हैं। तभी नरेश कहता है, आज पहला दिन था और पहले दिन सबको हमारा खाना बहुत पसंद आया और देखो आज हमने पूरे 1500 की कमाई की है। अब बस भगवान करे हमारे ये साइकिल वाला खाना ऐसे ही रोज बिके और हम इस गरीबी से बाहर आएं। आप सही कह रहे हैं जी। अगली सुबह नरेश जल्दी उठकर खाना बनाने का सारा सामान ले आता है और जल्दी जल्दी खाना बनाकर फिर से इंडिया गेट बेचने जाता है। अब रोजाना ही नरेश अपनी साइकिल पर खाना लेकर बेचने जाता और अच्छी कमाई करता। सस्ता और अच्छा घर जैसा खाना पाकर लोग भी खुश थे, लेकिन इस बात से वो लोग जल रहे थे जिनकी अब नरेश के साइकिल वाले खाने की वजह से कमाई नहीं हो रही थी। इसीलिए एक दिन जब सुबह सुबह नरेश खाना लेकर साइकिल से जा रहा था तो वो चाय की दुकान पर साइकिल रोक देता है और चाय पीने लगता है। इतनी ही देर में एक आदमी पीछे से आता है और नरेश के खाने के बॉक्स में कुछ मिला देता है और नरेश को इस बात का अंदाजा भी नहीं था क्योंकि वो चाय पी रहा था। तभी वो चाय पीकर वहाँ से अपने खाने की साइकिल लेकर चल देता है। अब नरेश के पास एक आदमी आकर कहता है, भैया जल्दी से 1 प्लेट छोले चावल दे दो। जी देता हूँ। नरेश उस आदमी को छोले चावल दे देता है, लेकिन खाना खाने के बाद उस आदमी के पेट में जोरों का दर्द होता है और वो कहता है, अरे मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? भाई शायद आपने कुछ सुबह उल्टा खा लिया होगा। हाँ शायद आप ठीक कह रहे हो। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से पेट पकड़कर चला जाता है। उसके बाद एक औरत आती है और नरेश के पास आकर कहती है, भैया 1 प्लेट दाल चावल दे दो। तुम्हारे यहाँ के दाल चावल जैसा स्वाद कहीं भी नहीं मिलता, कुछ अलग ही स्वाद है इनमें। अरे नहीं बहन जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये लीजिए आपके दाल चावल। अब वो औरत नरेश के दाल चावल खाती है और उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो भी वही सब कहती है जो उस आदमी ने कहा था। पर नरेश अब ये सोच रहा था कि सबके पेट में एक साथ अचानक दर्द कैसे हो सकता है। तभी एक आदमी आता है। ये वही था जिसने नरेश के खाने में दवाई मिलाई थी और वो कहता है, अरे भाइयों, आप लोग इस साइकिल वाले का खाना मत खाओ। इसने अपने खाने में पता नहीं क्या मिला दिया है कि सभी बीमार हो गए हैं जिसने भी इसका खाना खाया है। इतने में वो आदमी जिसके पेट में दर्द हुआ था और वो औरत जिसके पेट में दर्द था, दोनों वहाँ आते हैं और अब वो भी यही कहते हैं कि इसका खाना खाने से पेट में दर्द हुआ है। ये सुनकर वहाँ खड़े लोग भड़क जाते हैं और नरेश की एक नहीं सुनते, उसकी खूब पिटाई करते हैं। साथ ही उसका सारा खाना फेंककर उसकी साइकिल तोड़ देते हैं। नरेश जैसे तैसे अपनी जान बचाकर घर आता है और जो कुछ वहाँ हुआ वो सब अपनी पत्नी और बेटी को बताता है। अब नरेश एक बार फिर से बेरोजगार हो गया था और अब घर में बचे हुए पैसे भी खत्म होने को थे कि तभी सरला नरेश को कहती है, अजी ऐसे हाथ पे हाथ धरे घर बैठने से क्या होगा, हमें कुछ तो करना ही होगा ना। आगे हमारी बेटी भी बड़ी हो रही है, खर्चा बढ़ रहा है अब। तो क्या चाहती हो तुम, क्या करूँ मैं? थक कर मत बैठो, जो काम बंद किया है दोबारा शुरू करो। पर अब मुझसे कोई खाना क्यों खरीदेगा? जरूरी नहीं कि आप एक ही जगह बेचो अपना खाना। आपके पास साइकिल है जिसे आप कहीं भी ले जा सकते हो। बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तो जा ही सकते हो। वैसे सही कह रही हो तुम, मुझे ऐसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चाहे जो भी हो, मैं कितना भी गरीब क्यों ना हूँ, पर मेरे पास मेरी साइकिल और मेरा टेस्टी खाना है। अब मैं दोबारा अपनी साइकिल पर खाना बेचने जाऊंगा। इतना कहकर नरेश अपनी टूटी हुई साइकिल को ठीक करता है और फिर से अपनी साइकिल पर खाना लेकर निकल पड़ता है बेचने के लिए। और इस बार वो नई नई जगह जाकर खाना बेचा करता। उमा ने अपनी बेटी गोपाल की कुछ ही महीनों पहले शादी की थी। गोपाल पहले भी अपने दोस्तों के साथ घूम फिरकर अपनी जिंदगी काट रहा था और अब भी उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं था कि आखिर घर कैसे चलाना है या जिम्मेदारियां कैसी होती। कोई मतलब नहीं था। बहू, तूने गोपाल को चाय दिया? उसे बिस्तर पर ही चाय पीने की आदत है, तू तो जानती है। माँ जी, जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से देख रही हूँ आप उन्हें हर चीज में सपोर्ट करती हो। ना वो जल्दी उठते हैं, ना उन्हें काम के लिए कहती हो। बस मेरा लाल पीला खाना खाया,
सो जा, थक गया होगा। अरे रे रे बहू, मान गई तुझे। क्या सच्चाई बताई है तूने उमा को, लेकिन अफसोस उमा को इससे भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बहू तेरी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही, ये मेरा घर है, समझी ना? तो अपनी मर्जी भी मत चला, यहाँ मेरी चलेगी। अगर तुझे लगता है कमाना इतना ही आसान है तो तू कमा कर दिखा मुझे। कुछ भी बोल उमा, लेकिन तू अगर यही बात अपने बेटे को कहती तो वो भी तो कमाने की सोचता। कल को क्या सारी जिंदगी तेरी बहू ही तेरे बेरोजगार बेटे को कमा कर खिलाती रहेगी? देख विमला, तू तो जानती है एक लौता बेटा है मेरा, और जब इसके पिता कमा रहे हैं तो उसे क्या जरूरत है कमाने की। और ये आज की आई औरत मेरे बेटे को कमाने को कह रही है, जबकि मेरे बेटे को मैंने खुद कमाने को नहीं कहा कभी। हाँ हाँ, और चढ़ा अपने बेटे को सर पर। जिस दिन कमाने को कहेगी तो बस सबसे पहले तुझे ही घर से निकालेगा। अरे नहीं नहीं विमला, ऐसे दिन नहीं आएंगे, तू चिंता ना कर। इधर चंपा को उसकी सास की बात दिल पर लग जाती है। अगले ही रोज चंपा अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपने कल कहा ना कि मुझे बाहर जाकर कमाने की जरूरत है, तब मेरी अक्ल ठिकाने आएगी, तो मैं काम करने को तैयार हूँ। लेकिन तुझे काम देगा कौन? किस चीज का हुनर है तेरे अंदर? माँ जी, वो मैं देख लूंगी, मुझे क्या करना है, कैसे करना है। बस मैं आपको बताने आई थी कि मुझे काम करने के लिए बाहर जाना है, तो अब से घर के काम आप करोगी। अरे रे रे, मेरी बहू को मेरी बातों का इतना बुरा लगा कि वो बातों को दिल पर लगा कर बैठ गई। चल ठीक है, 1 महीना दिया तुझे, तू मुझे कमा कर दिखा। चंपा अपनी सास की बातों को दिल से लगाए बैठी थी, लेकिन अब वो सोचने में लग जाती है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जो कम समय में अच्छे पैसे कमा ले। मुझसे 8-9 घंटे की ड्यूटी तो होगी नहीं। मैं तो ऐसा कोई काम करना चाहती हूँ जिसमें रोज का 4-5 हजार कमा लूं। लेकिन क्या, फिर तो मोमो की रेडी लगा लेती हूँ। लेकिन मोमो तो हर गली नुक्कड़ चौराहे पर मिलती है, कुछ अलग तो करना ही होगा। अरे माँ, मेरी कमर टूट गई। किस निकम्मे ने ये केले से याद आया, मैं तो केले के पराठे भी मस्त बनाती हूँ। अब अगले ही दिन सुबह चंपा घर से निकल पड़ती है, अपनी सास को बताकर कि वो कहीं जॉब नहीं करना चाहती, लेकिन पराठों की दुकान लगाना चाहती है। उसकी सास भी मान जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके बहू के बस का कुछ भी नहीं है। अरे रे रे बहन, तुम्हें देख के तो मुझे दया आ रही है, लेकिन तुम्हारे हौसले को तो सलाम है। अब क्या करूं बहन, एक तो भगवान ने बचपन में मुझसे आंखों की रोशनी छीन ली, और जिस घर में शादी हुई वो भी शराबी जुआरी निकला। अरे सच में, मुझे तो तुम्हारी कहानी सुन के आंसू ही आ गए। मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, बस ये केले के पराठे देखकर आ गई। जी बताइए, आपको कितने पराठे चाहिए? 2 पराठे लगा दो बहन। चंपा ये सब इसलिए कर रही थी ताकि लोग उसे अंधा और बेबस समझकर पैसे तो देकर ही जाएंगे, साथ में उस पर दया खाकर उसकी दुकान पर भी आएंगे। और होता भी ऐसा ही है। पहले दिन चंपा के ठेले के पराठे की बिक्री अच्छी खासी हो जाती है। कितनी अच्छी बिक्री हुई है आज पहले ही दिन। जाकर माँ जी को बताऊंगी। देखो माँ जी, अब तो मान गई ना कि कोई काम मुश्किल नहीं होता है, बस करने का मन होना चाहिए। अब देर शाम चंपा घर आती है तो वो अपने अंधे वाले किरदार को घर के बाहर ही छोड़ कर आती है, क्योंकि घर वालों को तो बस ये पता था कि चंपा ने खाने पीने की छोटी सी दुकान लगाई है। माँ जी, 1 कप चाय ले आओ, आपकी बहू आई है। माँ जी, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, चाय के साथ साथ पकोड़े मिल जाते तो और भी मजा आ जाता। राम रे राम, एक दिन तू क्या घर से निकली, तेरा तो मिजाज ही बदल गया। माँ जी, आज से आपकी बहू बस हुक्म चलाएगी और मैं जो भी कहूँगी वही होगा। देख रही हो, पहले दिन का बिजनेस। बहू क्या बात है, तूने तो कमाल ही कर दिया। सही कहा है किसी ने, आजकल के बच्चे खाने के पीछे कितने पागल हैं, और पागल भी हैं तो अच्छा है ना। मेरी बहू का काम तो इससे ही निकलेगा। वापस करो माँ जी मेरे पैसे, इसमें से आपको मैं कुछ ही पैसे दूंगी।
बाकी का मैं अपने भविष्य के लिए रखूंगी। पहले दिन की कमाई देखकर उमा की आंखें भी चौंधिया जाती हैं। अब घर का काम उमा खुद करती और अपनी बहू को दुकान भेज देती। लोग भी चंपा को अंधी समझकर उसकी दुकान पर केले के पराठे तो खाने आते, साथ ही चंपा को 150 देकर भी जाते। ये तो मेरे पति की तरह लग रहा है। नहीं नहीं, ये मेरा पति ही है, लेकिन इधर क्यों आ रहा है? इसे तो मैंने अपनी दुकान का पता भी नहीं दिया था। अरे चंपा, ये तो तुम्हारी दुकान है। अरे वाह, भीड़ तो अच्छी खासी है। मैं लोगों से पैसे वसूलूं क्या? अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, मैं अकेले ही सब कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मेरे लिए भी एक पराठा लगा दो। और तुमने ये अंधों की तरह चश्मा क्यों लगा रखा है? अंधी तो नहीं हो गई हो कहीं? ये सुनकर वहाँ मौजूद एक आदमी गोपाल की अच्छे से धुलाई करता है और चंपा भी कुछ नहीं कह पाती। अब गोपाल घर पहुँचता है। अरे मेरे लाल को क्या हुआ? किसने मारा मेरे बेटे को? किसकी इतनी हिम्मत के मेरे बेटे को मारे? कहीं लड़की छेड़ रहा होगा तो पिट गया, और तू तो इतने चौड़ में ऐसे कह रही है मेरा बेटा, जैसे तेरा बेटा कोई IPS ऑफिसर हो, आवारा कहीं का। विमला, ऐसे वक्त में भी तू अपना मुंह थोड़ी देर के लिए बंद नहीं रख सकती है क्या? माँ, ये और किसी ने नहीं किया, ये सब आपकी बहू का किया धरा है। मुझे उसने अपनी दुकान पर मौजूद लोगों से बुरी तरह पिटवाया है। अरे लेकिन तू वहाँ करने क्या गया था, ये तो बता। माँ, मैं तो केले के पराठे की दुकान देख रहा था वहाँ। मुझे क्या पता ये दुकान चंपा की है। अब मैं चंपा को देख खुश होने लगा और उससे कहा कि ये काला चश्मा कैसे? वहाँ मौजूद एक आदमी ने मुझे पीट दिया। कमीने, एक तो वो इतना अच्छा कमा रही है, ऊपर से तू वहाँ गया होगा अपने आवारा दोस्तों के साथ और कुछ बोला होगा, तभी तो पिट कर आया है। मैं तो कहती हूँ माँ, और मारी से। एक तो बेचारी सुबह सुबह काम के लिए निकलती है, ये वहाँ भी जाकर कलेश करके आया है। चुपचाप जाकर घर में बैठ जा, समझे? और हाँ, कल से तू भी काम पर जाएगा। मुझे भी एंड में महीने के तेरे हाथ से पैसे चाहिए, वरना तुझे मैं घर से धक्के मार कर निकालूंगी। आप लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा ना? मैं सच कह रहा हूँ। माँ वो अंधों वाला चश्मा लगाकर काम कर रही थी, तभी उसे लोग पैसे देकर जा रहे थे। सच में तेरा बेटा कोई नशा करता है। तेरी सही सलामत बहू को अंधी कह रहा है। आजकल के बच्चों को ना जाने क्या हो गया है। अब देर शाम चंपा घर आकर एक की चार लगाकर अपनी सास को बताती है, जिसके बाद सुबह ही उमा गोपाल को उठाकर काम पर जाने को कहती। लेकिन गोपाल की बातें भी उमा के मन में खटक रही थी। अब देर शाम उमा केले के पराठे की फेमस दुकान के बारे में पूछते हुए अपनी बहू की दुकान पर पहुंचती है। सच में बहू ने ये काला चश्मा क्यों लगा रखा है? और ये छड़ी तो अंधों के हाथ में होती है। सुनिए बहन जी, एक केले के पराठे लगा दीजिए। हाँ हाँ, अभी लगाती हूँ। वहाँ जितने भी लोग थे वो चंपा के केले के पराठे की तारीफ कर रहे थे। ऐसे में उमा भी चंपा से केले के पराठे लेती है और अलग भीड़ में खाने लगती है। पराठे तो वाकई लाजवाब हैं, खाकर तो मजा ही आ गया। उमा उस वक्त तो अपनी बहू को कुछ भी नहीं कहती, लेकिन देर शाम जब चंपा घर आती है और उमा को पैसे देने लगती है तो उमा उन पैसों को लेने से मना कर देती है। बहू, नहीं चाहिए मुझे ऐसी कमाई। मुझे सब सच सच बता, तू ये अंधे होने का नाटक क्यों कर रही है? ऐसी कमाई से हम अपना घर चलाएंगे क्या? तू इतने अच्छे पराठे बनाती है तो तुझे अंधे होने का नाटक क्यों करना है? माँ जी, वो ये सब मैं माँ जी। तो तुझे काम नहीं मिला? अरे मिलेगा भी कैसे, जब तूने कभी काम करने का मन ही नहीं बनाया। और बहू, तू कल से अगर चाहती है कि तू अपनी दुकान पर जाए तो सबसे पहले अपने ये अंधे होने का नाटक भूल जा। तो माँ, आपको पता चल गया ना ये कैसे अंधी बनकर पैसे कमा रही है? अब कल से तू भी बहू की दुकान पर जाएगा और उसके साथ काम करेगा, समझा ना? अब अगले ही दिन चंपा भी अपने ग्राहकों से माफी मांगती है, जिससे उसके ग्राहक तो कम हो जाते हैं, लेकिन चंपा को भी महसूस होता है कि जो उसने किया वो सही नहीं था। जिसके बाद
गोपाल और चंपा मिलकर केले के पराठों की दुकान चलाते हैं।